गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो टॉपिक कर रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये टॉपिक क्या है और किस तरह के एडजस्टमेंट्स बैलेंस शीट में दिए रहते हैं और एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हमने देखा था और उसका बेसिक कंसेप्ट ये था कि जितना वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट इन द सेंस कि क्लेम को पे करने के बाद जो भी पैसा बच रहा होगा उस रिजर्व में उतना पैसा हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो दैट मीन्स वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें ये चेक कर लेना है कि कुछ क्लेम पे करना है या नहीं पे करना है। तो अगर हमें क्लेम पे करना है तो उतना अमाउंट हम लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में। और ऐसे भी केस हमने देखे जिसमें जो लायबिलिटी का अमाउंट था वो रिज़र्व से ज़्यादा था। तो जब रिज़र्व हमारा कम है और लायबिलिटी हमारी ज़्यादा हो जा रही है तो ऐसा भी केस हमने देखा था और उस केस में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रीटमेंट करना था। तो अब आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लायबिलिटी साइड दिया रहेगा। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरली हमें 4 चीज़ें मिल सकती हैं, जिसमें से पहला था जनरल रिजर्व, दूसरा था पीएल अकाउंट, थर्ड था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मोस्टली यही 4 एडजस्टमेंट्स हमें मिलते हैं, जिसमें से इन 3 को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिए रहते हैं। हमको इन्वेस्टमेंट्स एक असेट होता है। इट मीन्स पार्टनर्स ने कुछ पैसा किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो उससे हमें प्रॉफिट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, इससे हमें प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है तो लॉस हो जाएगा। तो डिक्रीज़ के केस में हमारा लॉस हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है तो उससे हमें लॉस होगा और उस लॉस को कवर करने के लिए पार्टनर्स पहले से ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने का मेन पर्पस ये है कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है तो उससे जो लॉस होगा हमें उस लॉस को कवर करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाएंगे। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में हम जितना भी लॉस हुआ है उसको हम कोशिश करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर कर लें। तो अब हम ऐसे इलस्ट्रेशंस देखेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट्स दिए होंगे, उसकी वैल्यू में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा होगा और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी है, ये आपको बाद में एक बार रीड कर लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस पे आते हैं। इलस्ट्रेशंस एक बार कर लेंगे तो ये थ्योरी ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ है। तो इलस्ट्रेशन 39 अब हम देखेंगे। इलस्ट्रेशन 39 में देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है लायबिलिटीज साइड में 18,000 रुपये का रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू दी हुई है 2 लाख रुपये। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स हमें दिए हुए हैं असेट साइड में, तो 2 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे। अब इस रिज़र्व का जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो ये है कि इस रिज़र्व को हम पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि इस रिज़र्व को बनाया है पुराने पार्टनर्स ने। पुराने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के इस रिज़र्व को बनाया है और इस रिज़र्व को हमें पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। पर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें सिर्फ इतना एक बार देख लेना होगा कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अगर कम हो रही होगी तो उस लॉस को हम पहले यहाँ से कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होगी तो हमारा लॉस होगा और उस लॉस को कवर करने के लिए ही हमने ये बनाया है और इसका कोई पर्पस नहीं है। तो पहला केस हम देखते हैं। पहले केस में देखिए लिखा हुआ है देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। जब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम या ज़्यादा कुछ नहीं हो रही है, कुछ पता नहीं हमें इस बारे में। तो इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा रिज़र्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
और रिज़र्व के डिस्ट्रीब्यूट होने की क्या एंट्री होगी ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो भी हमने डिस्कस किया था कि लायबिलिटीज़ का पहले से ही क्रेडिट बैलेंस होता है और अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे ख़त्म करना है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अजीत, विक्रम एंड कंचन। जो भी हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनके बीच में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हमारी बन गई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अजीत, विक्रम एंड कंचन, पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये देखिए पहला सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये देखिए एंट्री यहाँ की गई है, तीनों पुराने पार्टनर्स, पुराना रेशियो और 18,000 को डिवाइड कर दिया गया है तीनों पार्टनर्स के बीच में। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 2 लाख है। तो पहले भी 2 लाख थी, तो ये और ये केस एक तरह से सेम हो गए हमारे, क्योंकि पहले भी कोई चेंज नहीं हो रहा था, अभी भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू में चेंज नहीं आया है। तो ये देखिए लिखा है सॉल्यूशन इज सेम एज गिवन इन केस नंबर 1। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में लिखा है कि वैल्यू इज़ 1,91,000। तो पहले से वैल्यू है हमारी 2 लाख रुपए, अब जो वैल्यू है 191 है। इट मीन्स 9,000 रुपये वैल्यू कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 9,000 कम हो गई है और इस 9,000 के लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास 18,000 का रिज़र्व है। तो रिज़र्व हमारा सफिशिएंट है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 18,000 रुपये में से 9,000 रुपये कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज़ इन वैल्यू, और उसके बाद जो 9,000 बचेगा उसे हम पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं। ये देखिए इसकी एंट्री यहाँ दी हुई है। तो हमें फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री कंपेयर करनी है। फर्स्ट एंट्री में देखिए क्या एंट्री हमने की थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 18,000, और यहाँ भी लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 18,000। डिफरेंस ये है कि फर्स्ट केस में हमने पूरा 18,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ये देखिए पूरा 18, और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करी है 9,000 रुपये, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है 9,000 सिर्फ उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये देखिए 9,000 रुपये को हमने पुराने रेशियो में पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले केस में भी पुराने पार्टनर्स क्रेडिट हुए थे, यहाँ पे भी देखिए पुराने पार्टनर्स क्रेडिट हुए हैं, पर फ़र्क इतना है कि पहले 18,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब सिर्फ 9,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये देखिए 4 + 3 + 2 सिर्फ 9,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि 9,000 पहले हमने कवर किया है। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम हुई है तो पहले हमने 9,000 वो कवर किया है। तो ये देखिए यहाँ पे 9,000 रुपये इन्वेस्टमेंट पहले क्रेडिट किया गया। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ है, दैट मीन्स असेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। असेट को आप क्रेडिट करते हैं मतलब असेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अब लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 173 हो गई है और पहले थी 2 लाख, तो 2 लाख से 173 हो गई, दैट मीन्स दोबारा डिक्रीज़ हुई है। और अब कितनी डिक्रीज़ हुई है, 27,000 डिक्रीज़ हो गई है। 27,000 का लॉस, और इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास रिज़र्व है सिर्फ 18,000 का। तो रिज़र्व तो अब सफिशिएंट नहीं है। तो जैसा कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन वाले वीडियो में देखा था कि अब जो हमारा एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर लेंगे। तो ये देखिए एंट्री सिमिलर रहेगी, बस अब पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए केस नंबर 4 हमारा, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 को हम साथ में देखेंगे। केस नंबर 3 में देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ करी थी और उसके बाद 9,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था। लेकिन अब केस नंबर 4 में रिज़र्व को तो दोबारा डेबिट कर दिया हमने 18,000 से, लेकिन इन्वेस्टमेंट को अब हमने क्रेडिट कितने से किया है, 27,000 से। पहले हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया था सिर्फ 9,000 से, क्योंकि वहाँ पे लॉस सिर्फ 9,000 का हो रहा था, पर अब लॉस हो रहा है 27,000 रुपये का। तो रिज़र्व हमारा 18 था लेकिन लॉस हो गया 27। तो अब जो बचा हुआ 9,000 का लॉस है उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपीज़ ओनली, क्योंकि 27,000 के लॉस को कवर करने के लिए 18,000 रुपये तो हमने रिज़र्व से यूज़ कर लिया, और जो 9,000 कवर नहीं हो पाया वो हमने कवर किया रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और उसके बाद ये जो 9,000 का अब लॉस हो गया है हमारा, इसे हम पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 2 एंट्री हमारी हो जाएंगी। पहले हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा जो 18,000 था उसे यूज़ कर लिया और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27,000 कम कर दी,
और जो लॉस कवर नहीं हो पाया उसे हमने रिवैल्यूएशन से कवर किया, और फिर जो हमारा लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे उसे हमने पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले हमने डेबिट किया था, अब हमने क्रेडिट कर दिया, और अब डेबिट किसको कर दिया? तीनों पार्टनर्स को पुराने रेशियो में। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 4, जिसमें लॉस ज़्यादा था और रिजर्व हमारा कम था। अब लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 2,18,000 है और पहले से है 2 लाख, यानी कि अब कम नहीं हुई है, अब बढ़ गई है 18,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 बढ़ गई है, तो उस केस में हमारा लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पूरे रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब हम पूरे इस 18,000 के रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री तो वही हो जाएगी जो केस नंबर 1 में हुई थी, जो केस नंबर 2 में हुई थी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और उसके बाद अब आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 18,000 बढ़ा देना है। तो ये काम तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही कर सकते हैं, जो हमने पहले सीखा हुआ है। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए केस नंबर 1 और केस नंबर 5 में बिल्कुल सेम एंट्री हो रही है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, और नेक्स्ट जो हमको करना है वो है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को बढ़ाना है। तो 18,000 इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को बढ़ा दिया गया है, और उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। मैक्सिमम जितने भी केसेस हो सकते थे वो इस इलस्ट्रेशन में दिए हुए थे। तो या तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, या फिर बढ़ जाएगी, या कम हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो हमने सारे केसेस देख लिए कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ चेंज आ रहा है, तो चेंज सिंपली मीन्स कि या तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, या मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब कोई चेंज ही नहीं आएगा तब तो हम वैसे भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स का है तो ये पुराने पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट हमने देख लिया। और अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं कि बैलेंस शीट में ये सब दिया रहता है आपको, तो बैलेंस शीट में ये आपको देखिए इस तरह से दिया रहेगा। अगर इलस्ट्रेशन 40 देखें हम लोग, तो इलस्ट्रेशन नंबर 40 में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अमृत भारती एंड मनु पार्टनर्स, पुराना रेशियो 3:1 ऑन 1 अप्रैल बैलेंस शीट इज़ एज फॉलोज़। अब देखिए बैलेंस शीट में आपको कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। अब जब भी क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में देखिए लाइबिलिटीज साइड पे हमको जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो इसकी एंट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दिख रहा है, इसका कुछ नहीं करना है हमको। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दीजिएगा। तो ध्यान रखना है कि सारे ही आइटम्स जो दिए हैं वो हमको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर देने। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम नहीं है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमको दी है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अभी हमने डिस्कस किया, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसका हमें कुछ नहीं करना है, ये एक प्योर लाइबिलिटी है। जैसे क्रेडिटर्स होते हैं वैसे ही एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है। तो फंड वर्ड यहाँ लगा है, इससे ये मतलब नहीं है कि इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। कई बार वर्कमैन कंपेंसेशन फंड लिखा होता है और नीचे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड लिखा होता है, तो ऊपर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पर अब ये नहीं सोचना है आपको कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड लिखा है तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये भी एक प्योर लाइबिलिटी है, तो इससे हम अनचेंज रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू कुछ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को ठीक उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे हम क्रेडिटर्स और बाकी लाइबिलिटीज़ को ट्रीट करते हैं। तो इस समय हमको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कौन से एडजस्टमेंट दिए हुए हैं? जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व और ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, 3 एडजस्टमेंट हमको मिल गए लाइबिलिटी साइड। अब ज़रा असेट साइड देख लेते हैं। असेट साइड देखिए इन्वेस्टमेंट्स आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमें 3,000 हमारी बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं, ये तो बुक वैल्यू हो गई, और मार्केट में जो इस समय वैल्यू है वो 2800 रुपये है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 200 रुपये कम हुई है, और रिज़र्व हमारे पास है 2,000 रुपये का।
तो 200 रुपये का लॉस हुआ है, इस 200 रुपये के लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास 2000 का रिज़र्व है, तो हम इजीली कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप 200 रुपये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दीजिए। तो ऊपर जो एंट्री हमने अभी डिस्कस की थी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को कम करने के लिए, वो ये रही, देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये वैल्यू, ये एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी भी आपको कम करनी है, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दीजिए और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दीजिए। तो ये देखिए, यही एंट्री यहाँ की भी गई होगी सॉल्यूशन में। पहली एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो 200 रुपये हमने रिजर्व भी कम कर दिया और 200 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम कर दी। दोनों अमाउंट्स को हमने 200 रुपये कम कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी को आप डेबिट करेंगे तो वो कम हो जाएगी, और असेट को अगर आप क्रेडिट करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों की वैल्यू 200 रुपीज़ कम हो गई। तो इन्वेस्टमेंट हमारे 2800 हो गए, और ये जो रिज़र्व जो 2000 लिखा था, अब ये 2000 नहीं है, अब ये 1800 हो गया। तो दोनों अमाउंट्स हमारे कम हो गए। अब इसके अलावा देख लेंगे हम कि और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया हुआ है। और कौन सा एडजस्टमेंट हमें देखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दिया है, तो इसके अगेंस्ट में हमें कोई लायबिलिटी तो पे नहीं करनी है। हो सकता है किसी वर्कर को हमें क्लेम देना हो, तो वो क्वेश्चन आपको बता देगा। तो एक बार नीचे देख लीजिए कि कोई ऐसा एडजस्टमेंट लिखा तो नहीं है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सिंपली क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है व्हाट एंट्रीज आर नेसेसरी इन केस दीप इज़ एडमिटेड। तो अब हमें जो एडजस्टमेंट करना था वो तो हमने कर दिया कि 200 रुपये वैल्यू कम करनी थी, इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू कम करनी थी और रिजर्व की वैल्यू भी कम करनी थी। तो वो काम तो हो गया हमारा। अब हमें सिंपली क्या करना है कि अब जितनी भी चीज़ें बैलेंस शीट में दी थी उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा 2500, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा 1800 रुपये, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा 5000 रुपये। तो तीनों को हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि तीनों की एंट्री सेम होनी है। जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स। तो एक साथ ही कर देंगे हम पूरी एंट्री। ये रही कंबाइंड एंट्री यहाँ पे की गई। जनरल रिजर्व डेबिट पूरा 2500 से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 1800 से, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 5000 से। तीनों को हमने डेबिट कर दिया और पूरा अमाउंट पार्टनर्स के बीच में, पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से ये टॉपिक्स हमारे होंगे। तो जब भी आप अब क्वेश्चन करेंगे आगे, तो इस तरह से आपको मिलेगा कि बैलेंस शीट में कुछ एडजस्टमेंट्स आपको ध्यान देने होंगे कि बैलेंस शीट में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं या नहीं दिए। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये हैं हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। लॉसेज यहाँ दिए रहते हैं, पीएल अकाउंट लिखा रहता है कभी कभी। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यहाँ पे दिया रहेगा, पीएल अकाउंट यहाँ पे लिखा है तो ये प्रॉफिट हो गया, और पीएल अकाउंट यहाँ लिखा है तो लॉस हो गया। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स, ये देखिए ये रिजर्व्स हो गए। तो जो टॉपिक था हमारा पूरा वो था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स। तो पीएल अगर लायबिलिटी में है तो ये हो गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये हो गया एक्यूमुलेटेड लॉस, और ये हो गए हमारे रिजर्व। तो ये आपको बैलेंस शीट में दिए रहेंगे। तो बैलेंस शीट में अगर आपको ऐसा कोई भी आइटम दिख रहा है तो उसका तुरंत आप ट्रीटमेंट करेंगे, और वो ट्रीटमेंट हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से अब आपको करना होगा। तो ये सब इलस्ट्रेशंस में देखिए दिया हुआ है। जैसे इलस्ट्रेशन 41 में दिया है कि राकेश, मुकेश, सुकेश पार्टनर्स, ये पुराना रेशियो है। दे डिसाइड टू एडमिट विकास ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व लायबिलिटी में होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कंटिजेंसी रिजर्व सिमिलर चीज़ है, ये भी लायबिलिटी में होता है, क्रेडिट होता है। पीएल अकाउंट क्रेडिट है पहले से ही, दैट मीन्स ये प्रॉफिट है तो ये भी क्रेडिट हो गया। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस असेट साइड होता है तो ये डेबिट होता है। तो इन तीन की एंट्री तो आप सेम बना सकते हैं और इसकी एंट्री अलग बना दीजिए। तो इन तीनों की सेम एंट्री हो जाएगी। जनरल रिजर्व डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट, पीएल डेबिट टू पार्टनर्स, और इसकी एंट्री हम रिवर्स कर देंगे, पार्टनर्स डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही ईजिली। ये देखिए सेम एंट्री की गई है, तीन अमाउंट्स को हमने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो था उसको अलग रख दिया, तो उसकी एंट्री अलग कर दी। तो ये इतना ईजिली ये सब इलस्ट्रेशंस हो जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और जो चीज़ें बताई जा रही है ये रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर तक बिल्कुल सेम रहेगी। 42nd इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जर्नल एंट्री बतानी है हमको रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। रिजर्व हमारा 50,000 है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, व्हेन 20% इज टू बी ट्रांसफर्ड टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 20% अमाउंट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है हमको वैसा ही करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा होता तो हम पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो अभी हम क्या करेंगे, 20% अमाउंट हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो बचा हुआ 80% है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स को देने से पहले आप क्या करेंगे, 20% अमाउंट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में डाल दीजिए। तो 50,000 का 20% होता है 10,000। तो ये देखिए जनरल रिजर्व को 50,000 से हमने डेबिट किया, पर पूरा 50,000 हमने पार्टनर्स को नहीं दिया, हमने पार्टनर्स को दिया सिर्फ 40,000, और जो 10,000 था वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में हमने डाल दिया। तो अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें लायबिलिटी साइड से हम जनरल रिजर्व पूरा हटा देंगे और वहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 रुपये। तो 50,000 में से 10,000 रुपये हमने वर्कमैन कंपेंसेशन में डालने के बाद 20,000 रुपये दोनों पार्टनर्स को दे दिए। तो इस तरह से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है जनरल रिजर्व की एंट्री जो हमने पहले डिस्कस की थी, वही एंट्री चल रही है, कोई नई एंट्री नहीं है। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन 43 भी देख लेते हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट इलस्ट्रेशन नहीं है। विशाल और सत्या पार्टनर्स हैं, 4:3 का रेशियो है। रमन नया पार्टनर है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन बैलेंस शीट शोज़ जनरल रिजर्व 1,05,000, डेबिट बैलेंस ऑफ 21,000 इन द PL। तो जनरल रिजर्व की एंट्री सेम, जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। और PL का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है। डेबिट बैलेंस है तो मतलब असेट साइड लिखा होगा ये, तो डेबिट बैलेंस है तो ये लॉस है, तो इस केस में हम PL को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि पहले से ही उसका डेबिट बैलेंस है। तो अब हम एंट्री उल्टी कर देंगे, विशाल सत्या डेबिट टू PL। तो दो एंट्री हो गई, पहले में हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और दूसरे एंट्री में हमने जो लॉस था 21,000 का उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल एंट्रीज हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ये देखिए, तो ये PL जो था ये असेट साइड लिखा होगा क्योंकि डेबिट जो बैलेंसेज होते हैं वो असेट्स के होते हैं। तो PL अकाउंट हमारा असेट साइड लिखा होगा, इसलिए एंट्री उल्टी है, और जनरल रिजर्व लायबिलिटी में लिखा होता है, तो इसलिए दोनों की एंट्री देखिए रिवर्स है। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 43। तो ये है सारे ट्रीटमेंट्स हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के, लॉसेस के और रिजर्व्स के। अभी इसमें एक टॉपिक और बचता है, जब पार्टनर्स इन सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं पर उनकी बुक वैल्यू को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, तो वो हम टॉपिक बाद में समझेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि अगर ये चीज़ें बैलेंस शीट में दी हुई हैं तो इनका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स थ्रू सिंगल जर्नल एंट्री। सिर्फ एक एंट्री पास करनी है हमको, यानी जितनी भी चीज़ें दी हों, चाहे रिजर्व दिया हो, चाहे डेबिट बैलेंसेज हो, चाहे क्रेडिट बैलेंसेज हो, कुछ भी हो, सबकी सिर्फ एक एंट्री पास करनी है हमको। तो वो टॉपिक हम बाद में देखेंगे। तो पहले अभी आपको इतना देखना है कि ये जो भी आज हम लोग ने डिस्कस किया है, ये जो चीज़ें बैलेंस शीट में दी रहती हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इनकी क्या एंट्रीज़ होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे कि इन एंट्रीज़ में कोई डाउट ना रहे, और ये एंट्रीज़ बार बार हमें करनी है रिटायरमेंट चैप्टर में भी, डेथ चैप्टर में भी। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। तो एक बार अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमको रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देख के इसके जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो उसको भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू।